हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ जो फ्रेम किए गए हैं 31 जुलाई और 1 अगस्त के करंट अफेयर से। दोस्तों अब तक हम आपके लिए 15 वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक के सारे जो क्वेश्चन हैं उसको हमने कवर किए हैं। दोस्तों आपके मन में हमारे जो वीडियोस हैं ये वाले एमसीक्यू वाले उसके से जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी आपके पास सजेशन हो तो आप हमें मुझे भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। दोस्तों इन सब वीडियो को हमने रखा है फ्री आपके लिए। ये आपसे दोस्तों हमें ये उम्मीद रहती है कि आप इससे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिलती है तो क्या कर सकते हैं आप हमें थम्स अप दे सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियोस को आप सराह रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा ना कि आपका रिस्पांस कैसा है हमारे इन वीडियोस पे। यार कभी कभी आपका रिस्पांस इतना कम रहता है कि हम सोच पड़ जाते हैं कि यार इससे हम कंटिन्यू करें भी या ना करें। खैर जो भी है दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज से जुड़े हुए तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके आप अपने कोर्सेज को भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं अपना पहला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट रिप्रेशन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैंक्स वाइल डिस्कसिंग डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन। दोस्तों ये जो टर्म हुआ था, ये जो फ्रेज यूज़ हुआ है, ये फ्रेज हुआ है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस सर्वे का कोई समरी नहीं पढ़ना है, किसी कोचिंग द्वारा दिया गया कोई मटेरियल नहीं पढ़ना है। आपको जो सर्वे है उसको पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ना है। अब कहेंगे कि यार वो डॉक्यूमेंट इतना बड़ा है हमें उसे कैसे पढ़ें। यार सभी टॉपर पढ़ते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं वो पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप होंगे डिसअपॉइंटेड पे। तो देखिए उसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो बैंक हैं वो अपने एसेट साइड पर और अपने लायबिलिटी साइड पर रिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक जो बैंक होती है उसका एसेट क्या होता है, उसका लोन क्या होता है, हमने आपको पहले बता दिया है। आप जो पैसे जमा करते हैं अपने बैंक में वो उस बैंक की लायबिलिटी होती है। ठीक है, आपने पैसे जो डिपॉजिट किए हैं वो उस बैंक की लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है भाई? क्योंकि आपने पैसे जमा किए हैं दोस्तों, उसको उसे लौटाना पड़ेगा बाद में, है ना। और बैंक ने जो लोन घुमाए हैं लोगों के बीच में वो उस बैंक का एसेट है। क्यों? क्योंकि जो लोन घुमाता है बैंक, उस लोन पर उसे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम कहते हैं कि बैंक जो है वो रिप्रेशन फेस कर रहा है एसेट साइड पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो उसके पास पैसे कम है लोन में घुमाने के लिए, है ना, या तो उसके पास जो लोन में घुमाया जा रहा जो पैसा है वो उसको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, हमारे आरबीआई ने कहा है कि जो बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं, उन्हें एसएलआर, सीआरआर ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। एसएलआर क्या होता है दोस्तों? एसएलआर होता है एश्योर्ड लिक्विडिटी रेशियो, इसको हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए अगर बैंक एसएलआर मेंटेन करेगा तो क्या करना पड़ेगा? इसे अपना एक निश्चित अमाउंट, ध्यान दीजिए, बैंकों का जो एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है। अच्छा देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो एनडीटीएल है वो किससे संबंधित है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? संबंधित है बैंकिंग सेक्टर से, है ना। तो अगर बैंक एसएलआर मेंटेन करेगा, अगर ये बैंक सीआरआर मेंटेन करेगा तो क्या होगा? इससे अपना एक खास अमाउंट जो है वो अलग रखना पड़ेगा, उसको वो लोन में नहीं घुमा सकता। तो क्या होगा? जो लोन देने की जो कैपेसिटी है बैंक की वो क्या होगी? कम होगी। दूसरा बात ये दोस्तों कि जो पीएसएल है, जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है, जिसमें कहा जाता है कि जो बैंक हैं वो अपना जो एक निश्चित अमाउंट का जो लोन है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को देंगे। कौन सा सेक्टर? उसे हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। तो क्या होगा? जो बैंक हैं वो अपना पैसा अपने मन मर्जी के मुताबिक नहीं घुमा सकते, उन्हें अपना कुछ अमाउंट इन सेक्टर को देना ही पड़ेगा, उन पे शायद मुनाफा उन्हें कम होता होगा। ठीक है, ये होता है रिप्रेशन ऑन एसेट साइड। अगला होता है दोस्तों रिप्रेशन ऑन लायबिलिटी साइड, जो यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट कंस्टिट्यूट रिप्रेशन ऑन लायबिलिटी साइड। तो दोस्तों लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है वो जो डिपॉजिट जो आपने जमा किया है बैंक में, तो अगर बैंक में डिपॉजिट कम आएगा तो क्या होगा? उससे हम लोग कहेंगे रिप्रेशन ऑन लायबिलिटी साइड। अब देखिए, अब बैंक में डिपॉजिट कम कब आएगा? जब चल रहा होगा इन्फ्लेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हाई होगा दोस्तों तो क्या होगा? जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम होगा। अब पूछेंगे आप कि सर ये रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सर ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है?
दोस्तों मैंने आपको ये दोनों टर्म पिछली वीडियो में बता दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन हाई है तो क्या होगा, जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो लोग हैं वो अपना पैसा बैंकों में जमा करने के बजाय वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, जो बॉन्ड है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, समझ रहे हैं दोस्तों। जो हाउस होल्ड हैं उनकी सेविंग भी कम होती है, क्यों, क्योंकि चूंकि दाम बढ़ रहा है चीज़ों का, तो क्या होगा, जो लोग हैं उनका पैसा खर्च होगा सामानों को खरीदने में, वो बैंक में सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है हाई इन्फ्लेशन एंड रिलेटिव डिमिनिशिंग ऑफ हाउस होल्ड सेविंग। इन्फ्लेशन हाई है प्लस सेविंग कम है, इसीलिए जो बैंक हैं वो लायबिलिटी साइड पर डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। मेरा आंसर है दोस्तों सी। अगला सवाल है दोस्तों IIM बिल 2017 से, कह रहा है कि देखिए इस बिल के जो प्रोविजन है हमने यहाँ पर बताए हैं आपको और सवाल फ्रेम किए हैं। दे विल बी कन्फर्ड विद द पावर टू ग्रांट डिग्रीज। दोस्तों जो IIM के जो बोर्ड हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको देखिए जो IIM है ना, उनको पहले डिग्री देने का पावर नहीं था, वो पहले डिप्लोमा दिया करते थे, ठीक है। तो अब क्या किया गया है, इस बिल के ज़रिए जो IIMs हैं उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। हमारे जो IITs हैं, हमारे जो NITs हैं, इन्हें पहले ही इसका दर्जा दे दिया गया है, वो पहले से ही इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस है दोस्तों। अब जो IIM है वो बन गए हैं, तो इस तरह उन्हें क्या होगा, उन्हें डिग्री देने का पावर मिलेगा। मेरा पहला सही है। ईच IIM बोर्ड ऑफ गवर्नर विल अपॉइंट इट्स चेयरपर्सन। दोस्तों ये बात सही है, उन्हें चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का पावर दिया जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो IITs हैं और जो एम्स हैं, उनके जो डायरेक्टर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मेरा सेकंड सही है। इट ग्रांट्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑटोनॉमी इन डिटरमाइनिंग फैकल्टीज पे को डिटरमाइन करने का उन्हें छूट नहीं दिया गया है। ये रिकमेंडेशन दिया गया था मगर इसको बिल में इंक्लूड नहीं किया गया दोस्तों। मेरा थर्ड है जो गलत है। मेरा फर्स्ट एंड सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है A, 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। दोस्तों मोदी जी की जो मन की बात होती है उसे आप ध्यान से सुना कीजिए, उसमें आपको कैसे बातें मिलेंगी। उसमें जो भाषण था उस पर हमने सवाल फ्रेम किया। सवाल कह रहा है कि जो क्विट इंडिया, ये जो स्लोगन था, भारत छोड़ो का जो स्लोगन था, वो किसने दिया था? MA अंसारी, त्यागराज चट्टी, यूसुफ मेहर अली, महात्मा गांधी, भगत सिंह। दोस्तों इनमें से कुछ ऑप्शंस आप आराम से कर सकते हैं निम्नलिखित। कैसे? क्योंकि देखिए भगत सिंह क्या थे, भगत सिंह पहले ही डेड हो चुके थे, उनकी फांसी दे चुकी थी, वो शहीद हो गए थे, है ना। तो मेरे तो गलत हो गया। कई लोग सोचते होंगे कि यार ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसे शुरू किया था गांधी जी ने, तो ये जो नारा है वो किसने दिया होगा? गांधी जी ने दिया होगा। ये बात गलत है, गांधी जी ने ये नारा नहीं दिया था। भाषण दोस्तों अगर आप ध्यान सुनेंगे तो क्या कहा मोदी ने कहा था कि द स्लोगन क्विट इंडिया वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर यूसुफ मेहर अली। इन्होंने इसको क्वाइन किया था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का जो नारा था उनको। मेरा आंसर क्या दोस्तों? मेरा आंसर है C, यूसुफ मेहर अली। दोस्तों ध्यान दीजिए आप कि हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन जो था, वो कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ये बात किसने बताई? ये बात बताई हमारे मोदी जी ने। अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोग जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो 75th एनिवर्सरी है उसको मनाएंगे, इसीलिए 2018 प्रीलिम्स के लिए प्लस जो 2017 का जो मेंस आ रहा है अभी, उसके लिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिए आप। अब बात आती है कि हम पढ़ें कहाँ से इंडियन हिस्ट्री। आपके पास कुछ देखिए, सबसे बेसिक तो आपको कि पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है आपको स्पेक्ट्रम। अब कहेंगे सर प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम, तो मेंस के लिए क्या? दोनों के लिए आपको सफिशिएंट रहेगा। आपको मेनली आंसर राइटिंग पर ध्यान देना है दोस्तों। मैं आपको जो बिपिन चंद्रा है उसका जो उसकी मोटी सी किताब आती है ना, आती है उसकी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मगर दोस्तों उसका जो बेनिफिट रेशियो है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, वो काफ़ी कम है। आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो आप 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, मगर दोस्तों जो एक क्वेश्चन जो बचा रहेगा वो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको
कई सारे जो बुक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सुमित सरकार है आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पेम चंद्रा है वो पढ़ना पड़ेगा। तो जो बेनिफिट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, हमारा मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इसके बजाय आप जो GS2 है, GS3 है, GS4 है, ऐसे है, ऐसे पर आप ध्यान दे सकते हैं। इस पर काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में आप 130, 140 आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको स्पेक्ट्रम के आगे पढ़ने का मन करे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो एक किताब आती है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। कौन सी किताब? फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। ये किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों चूंकि क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम सवाल कर लेते हैं एक और। सवाल कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू क्विट इंडिया मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, popular discontent, rejection of Gandhi's 11-point demand by Lord Irwin, Allies reversal and British withdrawal from Southeast Asia and Burma। इनमें से कौन सा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको लॉन्च करने का रीज़न था, उसको लॉन्च करने का कारण था? क्विट इंडिया मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था दोस्तों? 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण थे। सबसे पहला कारण था कि जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया था। दूसरा कारण ये था दोस्तों कि देखिए उसमें क्या हो रहा था कि उस समय 1939 से जो वर्ल्ड वार 2 था वो शुरू हो गया था। अब चूंकि दोस्तों वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था, इसलिए जो रिसोर्सेज हैं, जो खाने के सामान हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उसको वार फ्रंट पर भेज रहे थे ब्रिटिश। ठीक है, तो क्या हो रहा था, चूंकि हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कम हो गई, तो क्या होगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था, जो सामान की जो महंगाई थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, लोगों में गुस्सा था। ठीक है, फिर था दोस्तों एलाइड रिवर्सेस। दोस्तों जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी उनको नुकसान सहना पड़ रहा था। उनको जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से उनको भगा जा रहा था। जो जापान था उसका वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था। तो इससे हमें लगा कि अगर हम अभी लॉन्च करते हैं ये मूवमेंट तो काफ़ी सफल होगा। तो दोस्तों ये मेन 3 कारण थे। तो मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ क्रिप्स मिशन का फेलियर पहला, पॉपुलर डिस्कंटेंट दूसरा, और एलाइड रिवर्सेस ये हो गया चौथा। दोस्तों जो गांधी का जो 11 पॉइंट था जो दिया गया था इरविन को, वो दिया गया था 1930 में। ठीक है, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 1942 में, है ना। तो सोचिए कि 12 साल पहले वाली घटना इसके लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं हो सकती। मेरा थर्ड हो गया गलत। ये जो घटना थी वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मेरा आंसर क्या है? 1, 2 एंड 4 आंसर है मेरा बी। इसी क्वेश्चन को अगर आपको सिंप्लीफाई करके पूछे तो आपसे ऐसे पूछेगा, देखिए सीधा सा क्वेश्चन होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेबल प्लान। दोस्तों काफ़ी आसान सवाल हो गया। आप ये लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू क्रिप्स प्रपोजल। अभी मैंने बताया 3 कारण थे, मेरा आंसर है क्या? बी। अगला सवाल दोस्तों आपसे जनरली पूछा जाता है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो किस तरह का मूवमेंट था? क्या ये वायलेंट मूवमेंट था? क्या ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था? तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? कौन सा है ऑब्जर्वेशन जो कि सही नहीं है इस मूवमेंट के बारे में? इट वॉज अ नॉन वायलेंट। क्या ये अहिंसक मूवमेंट था? क्या इसे गांधी जी ने लीड किया था? इट वॉज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये अचानक से हुआ था। इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। इनमें से कौन सा है जो गलत है? ध्यान दोस्तों, ये जो मूवमेंट था वो गांधी जी के द्वारा लीड नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी समेत जो सारे इंपॉर्टेंट नेता थे कांग्रेस के, उन्हें जेल में भर दिया गया था। इसीलिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो एक लीडरलेस मूवमेंट था। इसको आप एनालाइज कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है मेंस में। तो मेरा आंसर दोस्तों, मेरा आंसर है बी। इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। ये जो है वो लाइन वो गलत है। इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट। दोस्तों अगला सवाल फ्रेम किया गया है पीआईबी से। सवाल पूछ रहा है आपको यूआईपी के बारे में। क्या है यूआईपी? यूआईपी है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स प्रोवाइड करता है, टीका लगाता है बच्चों को, माताओं को। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो इस यूपीआई के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दोस्तों इस यूपीआई के अंतर्गत टोटल 12 वैक्सीन लगाए जाते हैं। पहले थे 7,
फिर इसमें ऐड किया गया 4 और फिर इसमें हाल में ही ऐड किया गया निमोनिया के लिए वैक्सीन। कितने हो गए? 7 4 11 1 12 वैक्सीन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा है जो दिया जाता है इस यूएपी के अंतर्गत? रोटा वायरस वैक्सीन, जी हाँ दोस्तों ये सही है। मिलेज रूबेला वैक्सीन, ये भी सही है। निमोनिकल कंजुगेट वैक्सीन, ये भी सही है, इसे हाल में ही दिया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। IPV दोस्तों ये जो वैक्सीन है वो लगाया जाता है पोलियो के लिए, उसके रोकथाम के लिए। मेरा 4th सही है। मेरा आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। ये जो सारे वैक्सीन है वो लगाए जाते हैं दोस्तों। देखिए, जो निमोनिया होता है वो क्या होता है? वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया? निमोकस होता है बैक्टीरिया। देखिए PNUMOCOCCUS। दोस्तों यहाँ पर जो P है वो क्या है? वो साइलेंट है, इसलिए हम लोग प्यूमोनिया नहीं कहते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं न्यूमोनिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है यूआईपी के बारे में। इसमें कौन कौन सी टीका है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। 12 टीका है टोटल। किस किस बीमारी के लिए है? डायपेथेरिया है, हेपेटाइटिस के लिए है, टेटनस के लिए है, पोलियो, मलेरिया, जो टीबी है उसके लिए है, हेपेटाइटिस बी के लिए भी है, जापानीज इंफ्लुएंजा उसके लिए, रोटा वायरस के लिए, जो डायरिया होता है जो होता है इस रोटा वायरस वैक्सीन के कारण होता है उसके लिए भी टीका है, रूबेला के लिए भी है, पोलियो के भी है, IPV जो हमने कहा था अभी, और जो निमोनिया दोस्तों उसके लिए भी हमने लगाया है वैक्सीन यहाँ पर। तो कितने हो गए? 7 4 11 और एक अंतिम में ये हो गया 12 वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, हमारा जो मिशन इंद्रधनुष है वो इसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। यही जो है देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर जो टीका होता है वो लगाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि NITAG क्या है? नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। इसके बारे में सवाल फ्रेम किया है। द ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान कॉल्स फॉर ऑल कंट्रीज टू एस्टैब्लिश NITGS बाय 2020। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्लान है वो कहता है कि हर कंट्री को, हर जो मेंबर कंट्री है वो उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। भारत ने इसे पहले स्टैब्लिश कर लिया है। कब किया है उसे? 2001 में ही कर लिया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। अच्छा, ये जो NITGS है वो करता क्या है? NITAG ये जो करता क्या है कि ये जो होता है वो टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी होता है, जो कि किसी कंट्री में जो पॉलिसीज होती हैं बच्चों को इम्यूनाइज करने की, माताओं को इम्यूनाइज करने की, उसके लिए वो गाइड का काम करता है, उसके लिए पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। तो मेरा पहला सही है। इंडिया इज़ येट टू फॉर्मुली स्टैब्लिश। दोस्तों इंडिया ने पहले ही कर लिया है, येट टू स्टैब्लिश नहीं, इसने कर लिया है पहले ही। मेरा सेकंड गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है A1 ओनली। टिक मारने से पहले देख लीजिए पूछ कर रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सही वाला पूछ रहा है तो मेरा आंसर है 1 ओनली। अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट तो क्या होता मेरा आंसर? मेरा आंसर होता 2 ओनली। दोस्तों हाल में जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने अपना जो ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको उन्होंने टेस्ट फायर किया है। तो जो US है वो सोच रहा है कि इस पर हम सैंक्शंस लगाएं। वो जो है वो अपने एलाइज कंट्रीज से अपना सपोर्ट मांग रहा है, कह रहा है कि आप जो है हमें सपोर्ट कीजिए इसको कंट्रोल करने में। तो सवाल पूछ रहा है कि इंडिया का किन किन कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं? ताइवान, नॉर्थ कोरिया, फ़िलिस्तीन, चलिए 4th ले लेते हैं, इज़राइल, 5th ले लेते हैं सऊदी अरेबिया। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता इसको 1980 में, तो क्या होता? 1980 में हमारा इज़राइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, मगर अभी हमारा रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इसके साथ, इज़राइल के साथ। ठीक है, तो देखिए हमारा ताइवान के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चाइना है उन्होंने कहा है कि आप 1 चाइना पॉलिसी को आप फॉलो कीजिए। मतलब कि जो भी कंट्रीज़ हमसे रिलेशन रखेंगे, मतलब चाइना से रिलेशन रखेंगे, वो दूसरे चाइना से जो देखिए जब आप दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ना होगा काइशेक के बारे में। तो क्या हुआ था, उन्होंने जो ताइवान है वहाँ जाके जो चाइना था उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। मतलब यहाँ पर 2 चाइना है, एक है मेनलैंड चाइना, एक और दूसरा छोटा चाइना। तो जो मेनलैंड चाइना दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हमसे कोई संबंध रखते हैं तो आप इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, अगर आप इससे रखेंगे तो हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसी कारण से दोस्तों इंडिया ने जो ताइवान है उसके साथ हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, मगर हम लोग उनसे संबंध बना के रखते हैं। मेरा पहला गलत हो गया। हमारा नॉर्थ कोरिया के साथ और हमारा फ़िलिस्तीन के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ है। मेरा आंसर है 2 और 3। आंसर हो गया क्या? B। अगर 4 होता तो मैं क्या करता? मैं यहाँ पर मैं 4 भी लगाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आर्ट एंड कल्चर से। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैवल्य इज करेक्ट। ये क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ फ्रीडम,
फ्रॉम बॉन्डेज एंड अटैचमेंट। बॉन्डेज बंधन, अटैचमेंट जो होता है वो होता है लगाव। इससे अगर आपको छूट मिल गई तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपको कावल्य प्राप्त हो गया, आपको कैवल्य प्राप्त हो गया। तो कैवल्य इज द अल्टीमेट गोल ऑफ राजयोग एंड मीन्स सॉलिट्यूड, डिटैचमेंट एंड आइसोलेशन। देखिए दोस्तों, अगर आप जो बंधन से अगर आप मुक्त हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपको कैवल्य प्राप्त हो गया। मेरा आंसर है ए। इट इज़ अ डिटैचमेंट एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम रिलेशनशिप्स, इगोइज्म, अट्रैक्शन, एवर्जन एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इससे अगर आपको मुक्ति मिल गई तो क्या होता है, हम कहते हैं कि आपको कैवल्य प्राप्त हो गया। अगला सवाल फ्रेम किया है हमने दोस्तों जियो पारसी स्कीम पर। हमने सवाल पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा लाइन सही है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। इट इज़ फॉर कंटेनिंग पॉपुलेशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पारसीज इन इंडिया। दोस्तों हमारे यहाँ जो पारसी वो क्या है, हमारे यहाँ पारसी जो है वो माइनॉरिटी है। ध्यान दीजिए, पारसी हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये सब हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं। पारसियों का जो पॉपुलेशन दोस्तों वो काफ़ी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। तो करना क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत, जो जियो पारसी स्कीम के अंतर्गत जो सरकार है वो करेगी क्या, जो पॉपुलेशन है पारसियों का उसको स्टेबलाइज करेगी, उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा जनसंख्या ऐसे ही इतना ज़्यादा है, अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो ये तो सही नहीं होगा हमारे लिए, इसलिए आप ऑप्शन जो 2 है उसको आप गलत कर सकते हैं। मगर दोस्तों ये बात सही है, जो पारसी है उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है उसको हमें बढ़ाना है। मेरा फर्स्ट सही है, मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर क्या है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसे किसने लॉन्च किया है, इससे माइनॉरिटी का जो मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है विसल ब्लोअर बिल पर, जिसे हमने देखिए जो बिल है 2011 वाला वो पुराना है, उसको अमेंड करने के लिए 2015 वाला बिल लाया गया था, अब ड्राफ्ट में है ये। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल कि इट प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर टू बी मेड इफ दे आर कवर्ड बाय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स। दोस्तों ये जो एक्ट था वो बनाया गया था ब्रिटिश एरा में, उसको पास किया गया था 1923 में। ये करता क्या दोस्तों कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं उसको ये प्रिजर्व करता है, इसको अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते आरटीआई के अंतर्गत। और विसल ब्लोअर बिल ये भी कहता है कि अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को ओएसए के अंतर्गत डिस्क्लोज करने से प्रोहिबिट किया गया है, उसको रोका गया है, तो इसको आप विसल ब्लोअर द्वारा उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। अगर पब्लिक किया था तो क्या होगा, आपको 14 साल की सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों इस कारण से क्या होगा, जो विसल ब्लोअर हैं वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से घबराएंगे, जो विसल ब्लोइंग की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी अंडरमाइन किया जाएगा, उसको उतना प्रमोशन नहीं मिलेगा, करप्शन जो है वो बढ़ेगा। तो ये जो है वो अच्छी बात नहीं है, इसे उसको जो बिल है उसको डिस करना चाहिए। मेरा पहला जो सही है। दिस बिल ऑल्सो प्रोहिबिट्स द रिपोर्टिंग ऑफ अ करप्शन रिलेटेड डिस्क्लोजर इफ इट फॉल्स अंडर सर्टेन प्रोहिबिटेड कैटेगरीज अंडर द आरटीआई एक्ट। दोस्तों आरटीआई के जो अंतर्गत जो बिल है उन्होंने कहा क्या है कि जो कुछ चीज़ें हैं जो कि भारत की जो इंटीग्रिटी है, भारत की जो सोवरेनिटी है, इसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन अफेक्ट करता है रिलीज़ होने के बाद, उससे हम रिलीज़ नहीं करेंगे, उससे हम जनता को नहीं देंगे। दोस्तों ये सब जो है काफ़ी वेग वर्ड्स हैं। अगर देखिए जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसका बहुत ही बड़ा जो इंटरप्रिटेशन है वो निकाल सकते हैं आप किसी भी चीज़ को इस जो 2 वर्ड है उसके अंतर्गत आप कवर कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कानून में तो क्या होगा, वो बिल जो है वो वेग बन जाता है, उसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स आते हैं। और इसी कारण से अगर कोई विसल ब्लोअर को इन्फॉर्मेशन लीक करता भी है तो सरकार करेगी क्या, सरकार ये कहेगी कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है पब्लिक को, तूने बताई है, वो हमारे देश के लिए खतरा है, वो हमारा जो इंटीग्रिटी है उसके लिए खतरा है, सोवरेनिटी के लिए खतरा है, वो उसे जेल में ठूस देंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह जो विसल ब्लोअर है उसको शांत करने का, उसको मतलब डिमोरलाइज करने का काफ़ी अच्छा तरीका है ये बिल। तो इसको सही करना चाहिए इस बिल में। तो ये आपको हेल्प कैसे करेगा, ये तो हो गया हमारे प्रीलिम्स के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको मेंस में आए, आपको कहा जाए कि जो विसल ब्लोअर बिल है उसको आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो क्या करना है आपको इसके प्रोविजन आपको बताने हैं, इसको आपको क्रिटिकली जो है वो एनालाइज करना है। तो आपको जो क्रिटिसिज्म करेंगे आप, तो आपको ये दोनों बातें बतानी है। मेरा पहला सही, मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर है 1 and 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिलानडेनो, माइंडेनो, MINDANO, ठीक है, ये जो है इस पर सवाल फॉर्म किया है। ये जो प्रोविंस है वो फिलीपींस का प्रोविंस है। आपसे कहा गया है कि इसमें हाल में क्या किया था कि जो IS अफेक्टेड टेरर ग्रुप है, जो इस्लामिक स्टेट से जो
अल्फ्रेड जोटर ग्रुप है उसने इस पर कब्जा कर लिया है। तो कह रहा है कि ये प्रोविंस कहाँ है, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। अभी मैंने बता दिया यार फिलीपींस है ये, ठीक है, आंसर है मेरा ये। दोस्तों अभी काफ़ी न्यूज़ में था, यहाँ पर कहा गया था कि आखिर कौन से ग्रुप है ये, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें आर्म्स वगैरह कहाँ से मिल रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है जिन्होंने कहा है कि आप 5 केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे फायर क्रैकर्स में, पटाखे हैं उसमें, कौन कौन सा इनमें से केमिकल, जो द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज केमिकल्स, जो 5 केमिकल्स हैं उनमें से कौन सा है जो नहीं है, लिथियम, लेड, मरकरी, सल्फर। दोस्तों सल्फर, ध्यान दीजिए, सल्फर पटाखे में इस्तेमाल होता है, इसे आप नहीं हटा सकते, मगर जो एंटीमनी है, लिथियम है, मरकरी है, आर्सेनिक है, लेड है, इन 5 को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। नो फायर क्रैकर मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिस्पोंडेंट शैल कंटेन दीज 5 केमिकल्स इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। कौन कौन सा, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड। मेरा आंसर क्या दोस्तों, मेरा आंसर है डी, सल्फर जो है वो इनमें नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों हमने कि जो जियो इंजीनियरिंग होती है वो कौन कौन से अप्रोच को हम लोग कहते हैं जियो इंजीनियरिंग, ये करते क्यों हैं हम लोग, ये इस्तेमाल करते हैं जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करने के लिए, इसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए इसका इफेक्ट। देखिए इनमें हम लोग करेंगे क्या कि जो अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं जो पहले नहीं की गई हैं हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल डंपिंग आयरन सोल्यूशन इनटू द ओशियन, जो समुद्र है उनमें हम आयरन सोल्यूशन को फेंकेंगे टू इनकरेज प्लैंकटॉन्स टू ब्लूम, इससे क्या होगा, जो कार्बन है वो अब्जॉर्ब होगा वगैरह वगैरह। इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जो एरोसोल के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में भेजेंगे ताकि क्या होगा, जो ऊपर से सूर्य की किरणें आ रही हैं वो टकरा करके लौट जाएंगी, सूर्य की किरणें यहाँ पर पृथ्वी तक कम पहुँचेंगी तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। समझ रहे हैं। अगला है थिनिंग डाउन साइरस क्लाउड्स ऑफ द अपर ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों क्लाउड होते हैं कई तरह के, जो आपको बताया गया है, जो 11th की जो एनसीईआरटी है ना फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उसमें पतले से किताबें पढ़ा लिया आप उसको। मेरा 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, दीज ऑल आर मेथड्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग। मेरा आंसर है 1, 2 and 3। तो दोस्तों ये था हमारा आज के लेक्चर में। आपसे फिर से दोस्तों आपका आग्रह करूंगा कि आपके मन में अगर कोई भी फीडबैक हो जो आपको देना हो, अगर फीडबैक अच्छी हो तो आप कमेंट में दे दीजिए, अगर फीडबैक अगर नेगेटिव हो तो आप हमें मुझे इस मेल पर भेज दीजिए, मैं उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।